आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निता अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 8 बजे की 8 बड़ी खबरें। तो आइए जल्दी से फटाफट बता देते हैं आपको कि 8 बजे की 8 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। तो पहली खबर का अगर हम बात करें तो पहली खबर कोरोना से जुड़ी हुई है, जहां केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है। दूसरी खबर शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई है, जहां आज सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगा। तीसरी खबर कांग्रेस के अगले अभियान हाथ से जोड़ो हाथ अभियान से जुड़ी हुई है, जहां आज इसे लेकर कांग्रेस की दिल्ली में अहम बैठक है। आपको बता दें कि चौथी खबर बिहार के शराब कांड से जुड़ी है, जिसे लेकर दिल्ली में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। पांचवी खबर पूर्व सांसद जयप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले की सुनवाई से जुड़ी हुई है। और वहीं छठी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां आज वायुसेना के अधिकारियों के हत्या मामले में यासीन मलिक पर सुनवाई होगी। सातवीं खबर कथावाचक आसाराम से जुड़ी हुई है, जहां आज दुष्कर्म के मामले में आखिरी सुनवाई होगी। आखिरी और आठवीं खबर आईपीएल की मेगा ऑक्शन से जुड़ी हुई है, जहां कोच्चि में खिलाड़ियों की नीलामी होगी। तो फिलहाल 8 बजे की 8 बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए बात सबसे पहले पहली खबर की विस्तार से कर लेते हैं। कोरोना को लेकर गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। 2% इंटरनेशनल पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग होगी और 24 दिसंबर से एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रिव्यू मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य गृह मंत्रालय के साथ करीब 2 घंटे तक मीटिंग हुई थी। आपको बता दें कि भारत में कोरोना को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की है और उसके तहत सभी यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के 2% पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि ये नियम 24 दिसंबर से लागू होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये निर्देश गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री मंत्रालय के साथ बैठक के बाद लिया है। ये मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली और इसमें गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री, अधिकारी समेत नीति आयोग के सीईओ भी शामिल हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की और साथ ही कोरोना की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने, बुजुर्गों के टीकाकरण का ध्यान देने के भी निर्देश दिए हैं। तो लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का 2% जो पैसेंजर्स हैं उनका 24 दिसंबर से एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग की शुरुआत जो है वो करने जा रही है सरकार। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए बाकायदा गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से, जिसके तहत आपको बता दें कि पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ रिव्यू मीटिंग की थी और इस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है। मीटिंग में नीति आयोग के सीईओ भी शामिल हुए थे और उसके बाद इन तमाम बातों पर चर्चा की गई कि अब 2% इंटरनेशनल पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग जो है वो की जाएगी और 24 दिसंबर से एयरपोर्ट पर ये रैंडम सैंपलिंग होगी। तो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है, जिसको अब फॉलो किया जाएगा। तो पीएम मोदी ने ये रिव्यू मीटिंग की थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र आज स्थगित होगा, अनिश्चित काल के लिए स्थगित होगा सत्र। 6 दिन पहले सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित हो जाएगी आज, क्योंकि इससे पहले 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक प्रस्तावित था सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बात की जानकारी साझा की है। तो संसद का शीतकालीन सत्र आज निर्धारित समय से 6 दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा। लोकसभा में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान विपक्षी दलों के सदस्य भारत चीन सीमा मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विरोध कर रहे थे। इसी दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसदीय कार्य सलाहकार समिति ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ विधेयकों के साथ कई महत्वपूर्ण चर्चा होनी बाकी है। प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सदस्यों से सदन को चलने देने का आग्रह किया है और कार्यक्रम के अनुसार सत्र 7 दिसंबर से शुरू हुआ था और 29 दिसंबर को समाप्त होने वाला था। इससे पहले कई विपक्षी नेताओं ने भी क्रिसमस और नववर्ष के मद्देनजर शीतकालीन सत्र को जल्द समाप्त करने का आग्रह किया था। तो संसद का शीतकालीन सत्र आज स्थगित हो जाएगा, अनिश्चित काल के लिए आज सत्र स्थगित हो जाएगा। पहले 29 दिसंबर तक प्रस्तावित था यह सत्र, और लेकिन अब 6 दिन पहले ही सदन की कार्यवाही को स्थगित करना होगा।
संसद का शीतकालीन सत्र आज स्थगित हो जाएगा। आपको बता दें कि अनिश्चितकाल के लिए ये सत्र स्थगित होगा। बता दें कि 6 दिन पहले आज सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी, क्योंकि दरअसल मौसम को देखते हुए फैसला लिया गया है और कुछ लोगों ने छुट्टियों का आग्रह किया था, उसको देखते हुए फैसला लिया गया है। तो आइए अब आपको जल्दी से समझा देते हैं कि आखिर शीतकालीन सत्र स्थगित होने की वजह क्या है। उसके लिए हमने कुछ ग्राफिक्स तैयार किए, उनके जरिए आप समझिए। दरअसल तमाम मसले पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और विपक्ष ने तमाम मसले पर चर्चा की मांग की थी और विपक्ष लगातार इस मसले पर अड़ा हुआ था, तमाम मसले पर चर्चा की मांग कर रहा था। त्योहार भी बड़ी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि त्योहार की वजह से भी सदन को स्थगित करना पड़ रहा है। छुट्टियों की वजह से सत्र स्थगित होगा, क्योंकि सबको छुट्टियां चाहिए, क्रिसमस मनाना है, न्यू ईयर मनाना है, जिसकी वजह से लोग ज्यादातर छुट्टियों पर रहेंगे। तो स्पीकर ओम बिरला को छुट्टी का बाकायदा आग्रह जो था लोगों का वो मिला था। और साथ ही साथ ठंड बढ़ रही है, मौसम का मिजाज बदल रहा है, लिहाजा मौसम को देखते हुए भी स्थगित हो रहा है ये सत्र। तो सबसे बड़ी बात जो है तमाम मसले पर विपक्ष के हंगामे को लेकर के है, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, सदन की कार्रवाई जो थी वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हाथ से जोड़ो हाथ पर बैठक। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो अब हाथ से जोड़ो हाथ अभियान चलाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये नया अभियान है कांग्रेस पार्टी का। तो दिल्ली में अभियान पर कांग्रेस की अहम बैठक आज होने जा रही है और इसी बैठक में अभियान की रूपरेखा पर चर्चा होगी कि आखिर इस अभियान को कैसे चलाया जाएगा। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये कांग्रेस पार्टी का अब नया अभियान है और इसी नए अभियान को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक आज होने जा रही है। तो दिल्ली में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगेगा। 26 जनवरी से अभियान की शुरुआत होगी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद दिल्ली में आज कांग्रेस के हाथ से जोड़ो हाथ अभियान को लेकर खास बैठक होने वाली है और इस बैठक में पार्टी के सभी राज्यों के प्रभारी जो है वो शामिल होंगे। 26 जनवरी से कांग्रेस ये अभियान शुरू करने वाली है, जिसे लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि बैठक में अभियान की रूपरेखा और अभियान को कैसे चलाया जाएगा इसे लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल होंगे, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत राजस्थान में किसान सभा को संबोधित करने के बाद करीब 2 बजे तक दिल्ली पहुंचकर बैठक में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। अभियान के तहत ब्लॉक पंचायत और बूथ स्तर पर जनसंपर्क जो है वो किया जाएगा। तो बैठक में सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। हाथ से जोड़ो हाथ पर आज बैठक जो है इस अभियान पर होने जा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको हम बता दें कि कांग्रेस के कई और वरिष्ठ नेता जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि कांग्रेस का यह अभियान 2 महीने लंबा होगा और इस बैठक में अभियान की रूपरेखा क्या होगी इस पर चर्चा होगी। तो दिल्ली में कांग्रेस की एक बैठक में ये तमाम बात को लेकर के सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस अभियान को लेकर के जानकारी साझा की है कि 26 जनवरी से यह अभियान जो है वो शुरू होगा। और दरअसल आपको हम बता दें कि ये नया अभियान है कांग्रेस पार्टी का। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का ये नया अभियान है। दिल्ली में अभियान पर कांग्रेस की अहम बैठक जो है वो होने जा रही है और इस बैठक में सभी राज्यों के प्रभारी और अध्यक्ष को शामिल होने का न्योता दिया गया है कि सभी राज्यों के प्रभारी पहुंचे दिल्ली, अध्यक्ष पहुंचे दिल्ली और इस बैठक में शामिल हो। बैठक में सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे, जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया। सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसके अलावा कांग्रेस के कई और वरिष्ठ नेता जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो बैठक में अभियान की रूपरेखा पर चर्चा होगी, अभियान के संचालन पर चर्चा होगी। तो 26 जनवरी से कांग्रेस का यह अभियान शुरू होने जा रहा है। और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली में शराब कांड की गूंज की। दरअसल दिल्ली तक अब छपरा का शराब कांड जो है वो पहुंच चुका है, क्योंकि इसकी गूंज आज दिल्ली में भी सुनाई देगी। बीजेपी आज सीएम नीतीश कुमार का घेराव करेगी, पीड़ितों को मुआवजे की मांग करेगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग करेगी और साथ ही साथ एनसीपीसीआर और महिला आयोग भी जाएंगे बीजेपी के लोग। तो दिल्ली में आज बीजेपी बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ने दिल्ली में नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी की है। बिहार में शराब कांड के बाद पीड़ित अभी तक मुआवजे को लेकर परेशान है, जिसे लेकर बीजेपी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी की है। दिल्ली में बीजेपी नेता शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजे की मांग और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। शराब कांड और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता एनसीपीसीआर और महिला आयोग भी जाएंगे। तो पीड़ितों को मुआवजे की मांग जो है वो आज बीजेपी करने वाली है।
दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग बीजेपी करने वाली है। लिहाजा आज आपको हम बता दें कि छपरा कांड की गूंज दिल्ली में सुनाई देगी, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी ने बिहार सरकार नीतीश कुमार को, वहां के मुख्यमंत्री को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है और घेरने की पूरी तैयारी है। तो बीजेपी आज सीएम नीतीश कुमार का घेराव करेगी और पीड़ितों को मुआवजे की मांग करेगी। और चलिए अब बात करते हैं जयप्रदा की। जयप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आज अहम सुनवाई होनी है और रामपुर के पूर्व सांसद रही है जयप्रदा। आपको बताएं कि रामपुर के एमपीएमएलए कोर्ट में आज ये सुनवाई होगी। शनिवार को मामले में गवाह ने अपने बयान दर्ज करा दिए थे। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये साल 2019 का टिप्पणी का ये मामला है। सम्मान समारोह में टिप्पणी की गई थी और आजम खान समेत कई लोगों पर इस पूरे मामले में केस दर्ज है। तो रामपुर की पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयप्रदा पर करीब 3 साल पुराने आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आज रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। 3 साल पुराने इस केस में शनिवार को गवाह ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं और वहीं आरोपी पक्ष के वकील ने भी गवाह से जिरह की है। अब आज इस पर सुनवाई होगी। दरअसल कटघर थाना क्षेत्र के मुस्लिम डिग्री कॉलेज में साल 2019 में सम्मान समारोह था। आरोप है कि कार्यक्रम में रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और इस मामले में सपा नेता आजम खान, मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन, अन्य लोगों पर भी केस दर्ज हुए थे। और बात यासीन मलिक से जुड़ी हुई खबर की करेंगे। यासीन मलिक पर टाडा कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जम्मू की टाडा कोर्ट में यासीन की पेशी होगी। आपको बता दें कि 4 आईएएफ अधिकारियों की हत्या मामले में ये सुनवाई होनी है। तो टाडा कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है दरअसल यासीन मलिक पर साल 1990 में 4 भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की हत्या के मामले को लेकर आज सुनवाई होगी और इसी को लेकर गुरुवार को जम्मू की टाडा अदालत के सामने यासीन मलिक को पेश किया गया था और आज अलगाववादी नेता यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा। दरअसल 25 जनवरी 1990 को आपको हम बता दें कि रवि खन्ना सहित 4 आईएएफ अधिकारियों की श्रीनगर के रावलपोरा में मलिक और उनके साथियों ने हत्या कर दी थी। हत्या के इस मामले में 31 अगस्त 1990 को जम्मू में टाडा अदालत के सामने सीबीआई ने जांच के बाद चार्जशीट दायर की थी। मलिक को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद यासीन मलिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। तो आज अहम सुनवाई यासीन मलिक पर होने जा रही है। जम्मू की टाडा कोर्ट में यासीन मलिक की पेशी होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी होगी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की। तो चलिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी पूरी खबर आपको समझा देते हैं। आईएएफ अधिकारी हत्या मामले में आज सुनवाई होनी है। यासीन मलिक पर टाडा कोर्ट में ये सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 4 आईएएफ अधिकारियों की हत्या मामले में सुनवाई है। 25 जनवरी 1990 को अधिकारियों की हत्या की गई थी, जिसका जिक्र हम करें, और 31 अगस्त 1990 को सीबीआई ने चार्जशीट पूरी इस मामले में पेश कर दी थी। आपको बता दें कि टाडा कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पेशी होनी है और साथ ही साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है यासीन मलिक, जिसको आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा सुनवाई के दौरान। तो एक आतंकी फंडिंग मामले में दरअसल यासीन मलिक जो है वो सजा काट रहा है और आजीवन कारावास की सजा यासीन मलिक काट रहा है। बता दें आपको कि एनआईए ने यासीन मलिक को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। आज इस मामले में सुनवाई होनी है आईएएफ अधिकारियों की हत्या मामले में। तो लिहाजा आज यासीन मलिक को दिल्ली की जेल से बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू की टाडा कोर्ट में पेशी के दौरान पेश किया जाएगा। तो 4 आईएएफ अधिकारियों की हत्या मामले में ये सुनवाई होनी है। तो यासीन मलिक पर टाडा कोर्ट में आज अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। तो जम्मू की टाडा कोर्ट में यासीन मलिक की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी है। 4 आईएएफ अधिकारियों के हत्या का आरोप यासीन मलिक पर है। और इधर गांधीनगर कोर्ट में आसाराम पर आज सुनवाई होनी है। दुष्कर्म मामले में आज आखिरी सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुनवाई के बाद कोर्ट जो है वो फैसला सुना सकता है। राजस्थान की जेल में बंद है आसाराम। गुरुकुल में पढ़ने वाली छात्रा ने आरोप लगाया था जोधपुर के फार्म हाउस में बलात्कार किया गया था। तो आज आसाराम बापू के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में सुनवाई होगी
और इससे पहले गांधीनगर सत्र कोर्ट में इस मामले में सुनवाई टल गई थी और आज फिर गांधीनगर सत्र कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। माना यह जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट आज आखिरी सुनवाई करेगा और फिर फैसला सुनाएगा। फिलहाल आसाराम राजस्थान की एक जेल में बंद है और आसाराम के खिलाफ गुरुकुल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसके बाद आसाराम पर 20 अगस्त 2013 में आसाराम के खिलाफ दिल्ली की कमला नगर थाने में केस दर्ज किया गया था। मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक जोधपुर में युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था। तो राजस्थान की जेल में फिलहाल आसाराम बंद है। अब देखना होगा कि गांधीनगर कोर्ट में जब आज सुनवाई होगी तो क्या फैसला आता है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दुष्कर्म मामले में ये आज आखिरी सुनवाई है और जब ये सुनवाई पूरी हो जाएगी तो शायद आज ही सुनवाई के बाद कोर्ट जो है वो फैसला सुना सकती है। और चलिए अगली खबर खेल जगत से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि आईपीएल खिलाड़ियों की आज मंडी सजेगी, क्योंकि कोच्चि में आईपीएल खिलाड़ियों की मंडी सजने आज जा रही है, क्योंकि आज आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी होगी। जी हां, ऑक्शन में 405 खिलाड़ी ऐसे हैं जो उतर रहे हैं, तो आज आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी होनी है। आईपीएल खिलाड़ियों की सजेगी मंडी यहाँ पर कोच्चि में और ऑक्शन होगा बाकायदा आज, और इस ऑक्शन में 405 खिलाड़ी जो है वो उतर रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है ऑक्शन के लिए, यानी दोपहर 2:30 पर मेगा ऑक्शन जो है वो शुरू होगा और 273 भारतीय खिलाड़ियों की बोली लगेगी। 132 विदेशी खिलाड़ियों की भी नीलामी होगी। तो आज कोच्चि में आईपीएल 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी होगी और इस बार 405 खिलाड़ी जो है वो मेगा ऑक्शन में उतर रहे हैं, जिसमें से 273 खिलाड़ी ऐसे हैं जो भारतीय हैं, जबकि 132 खिलाड़ी ऐसे हैं जो विदेशी हैं। 132 विदेशी खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ी एसोसिएट देशों के हैं। ऑक्शन में कुल 119 कैप्ड और 282 अनकैप्ड खिलाड़ी ऑक्शन में उतरेंगे। हालांकि सभी टीमों की तरफ से कुल मिलाकर 87 खिलाड़ियों को ही खरीदा जा सकता है, जिसमें अधिकतम 30 विदेशी खिलाड़ी होंगे। आईपीएल नीलामी दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। तो फिलहाल 8 बजे की 8 बड़ी खबरें आप तक हमने पहुंचाई। आइए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों का। दरअसल आपको बता दें कि जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। रूस भी चाहता है कि यूक्रेन के साथ जंग खत्म करना, ये बहुत बड़ा बयान है। सैन्य संकट जारी रखना रूस का लक्ष्य नहीं है, ये कहना है पुतिन का। जंग को कूटनीतिक बातचीत से भी खत्म किया जा सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए संकेत दिए हैं। पुतिन ने कहा कि हमारा लक्ष्य सैन्य संघर्ष को बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसके उलट इस युद्ध को समाप्त करना है। पुतिन ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास को आगे भी जारी रखेंगे। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन में युद्ध का अंत चाहता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सभी युद्ध कूटनीतिक बातचीत के साथ ही खत्म होते हैं। पुतिन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि मैंने कई बार कहा है कि दुश्मनी से दोनों पक्षों को नुकसान होता है। रूस ने लगातार कहा है कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन यूक्रेन और उसके सहयोगी अमेरिका हालात को मुश्किल बना रहे हैं। और ये बयान भी रूस की तरफ से तभी आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से जेलेंस्की ने मुलाकात की थी और बहुत भव्य के तरीके के साथ उनका स्वागत किया गया था। बहुत गर्मजोशी के साथ बाइडेन और जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी और उसके बाद पुतिन का ये बयान सामने आया है। पुतिन ने इसके साथ ये भी कहा कि रूसी पहल के बावजूद यूक्रेन बात करने से इनकार कर रहा है। और अब बात कोरोना की। कोरोना को लेकर हुई समीक्षा बैठक में सीएम मुंबई की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दरअसल इस बैठक में मंथन हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्वास्थ्य मंत्री, विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कोविड समीक्षा बैठक की। इस दौरान कोरोना के नए वेरिएंट के साथ साथ कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही सीएम मुंबई ने कहा कि विदेशों में कोविड संक्रमण बढ़ने के कारण केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस दिया है। हम बूस्टर डोज प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं। मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि किसी भी तरह से घबराएं नहीं। सरकार सबकी सलाह लेकर एहतियाती कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के मंथन हुआ है। सीएम मुंबई की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक में कई बातों को लेकर मंथन किया गया, विचार विमर्श किया गया। यहाँ पर
तो कोरोना का नया वेरिएंट जिस तरीके से हाहाकार मचा रहा है चीन के अंदर, और अब भारत में भी 5 मामले सामने आ चुके हैं, लिहाजा तमाम राज्य सरकारें जो है वो भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। जगह जगह समीक्षा बैठक की जा रही है और जिसको लेकर कोरोना से निपटने के लिए क्या इंतजामात हैं, कैसे हम जरूरी एहतियाती कदम उठा सकते हैं, उन तमाम बातों को लेकर चर्चा हो रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है और गाइडलाइंस तरह तरह के आदेश जो है, निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं, जैसे कि मास्क का इस्तेमाल करना है, सार्वजनिक जगह पर जाने से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। तो नए वेरिएंट को लेकर सरकार भी अलर्ट है। सीएम स्टालिन ने बड़ी बैठक की है और कोरोना के मौजूदा हालात पर मंथन किया है। चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए केसों में इजाफे के साथ ही भारत में भी महामारी को लेकर फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार भी कोरोना को लेकर हरकत में आ गई है और इसी बीच कोरोना को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बड़ी बैठक की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सचिवालय में राज्य के चिकित्सा और परिवार कल्याण मंत्री एम.ए. सुब्रमण्यम, स्वास्थ्य सचिव और अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोरोना के मौजूदा हालात में चर्चा की। बैठक में अधिकारियों ने नए वेरिएंट की प्रकृति, वेरिएंट को संभालने के लिए किए जाने वाले उपाय और चीन जैसे देशों में वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए कदमों और नए वेरिएंट के लिए टीकाकरण की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बातचीत की। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर, नए वेरिएंट को लेकर सरकारें अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। लगातार मंथन किया जा रहा है, बैठकें की जा रही हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पर हमला करने के मामले से जुड़ी हुई यह खबर है। एम.के. अलगिरी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। एम.के. अलगिरी पर 2011 पर यह मामला दर्ज हुआ था। पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.के. अलगिरी 2011 के हमले के एक मामले में मदुरै में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। 2011 में अलगिरी और अन्य डीएम के पदाधिकारियों पर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पर हमला करने का मामला दर्ज किया गया था। अलगिरी पर डीएम के कैडर के साथ कथित तौर पर मदुरै जिले के वेलूरेम के पास एक मंदिर में इकट्ठा होकर डीएम के उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा था। तो एम.के. अलगिरी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए और 2011 में दरअसल ये पूरा जो मामला है जुड़ा हुआ है, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पर हमला करने का ये मामला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।